नमस्कार साथियों, विंग्स एकेडमी के ई प्लेटफॉर्म पर मेरे सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, आज हम लोग चर्चा करेंगे जनरल साइंस के बारे में। किसके बारे में? जनरल साइंस के बारे में, कि सामान्य विज्ञान के बारे में। जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू बेस्ड, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो क्लास रहेगी साथियों, इसके अंदर हम लोग जो भी चर्चा करेंगे, इसके अंदर चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एएलपी, टेक्नीशियन, या फिर एनटीपीसी डी ग्रुप वाले, इसके अलावा एसएससी हो गया, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो गया, जैसे कि वीडियो, पटवार, कांस्टेबल हो गया, आरएस हो गया, एसआई हो गया। इसके अंदर जिसके अंदर भी सामान्य विज्ञान जो शब्द दे रखा है, या फिर जनरल साइंस जो वर्ड दे रखा है, जहां पे भी आपके सिलेबस के अंदर सामान्य विज्ञान जैसा शब्द दे रखा है, वहां पर ये क्लास आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है ना। तो समय में खराब करते हुए इस सीरीज को हम लोग शुरू करते हैं आज के। चलिए, पहला क्वेश्चन साथियों आप लोगों के जो सामने है, यह है कि द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड, यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन है साथियों आपके सामने: स्पर्मोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पेडोलॉजी, या पोमोलॉजी। यानी कि फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? क्या है? फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए, स्पर्मोलॉजी साथियों, जो शब्द है एक लॉजी, इस लॉजी शब्द का अर्थ होता है स्टडी। क्या अर्थ होता है? स्टडी का मतलब हुआ कि उसका अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन करना। स्टडी का मतलब क्या हुआ? अध्ययन करना। किसी भी चीज का अध्ययन करना कहेंगे, लॉजी वर्ड का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? लॉजी वर्ड का। स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी का मतलब होता है सीड्स का, यानी कि बीजों का, जिसके अंदर हम लोग अध्ययन करते हैं, बीजों का अध्ययन। उसको हम लोग एक वर्ड के अंदर क्या कहेंगे? स्पर्मोलॉजी। क्या पॉइंट्स क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब देना। ठीक है, स्पर्मोलॉजी यानी कि सीड्स का अध्ययन करना। ओके। डेंड्रोक्रोनोलॉजी, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का मतलब क्या हुआ? डेंड्रो क्रोनोलॉजी, लॉजी का अर्थ हुआ स्टडी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी का अर्थ हुआ कि पौधों की, पौधों की आयु का अध्ययन। आयु का क्या करना है साथियों? अध्ययन करना। साथियों, पौधों की जो आयु का अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं? हम क्या करते हैं, पौधे के अंदर जितने भी वलय होती है, एक वलय का मतलब उसने 1 साल का हो गया, 2 वलय बनती है, रिंग्स बनती है उसके अंदर, तो उसका मतलब वो 2 वर्ष का हो चुका है। यानी कि जिसके वलय का अंदर अध्ययन करते हैं पौधे के अंदर, ये जो वलय होती है इसके अंदर, ये जो रिंग्स का जो अध्ययन करते हैं, उसको कहते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्या कहते हैं हम उसको? डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तीसरा वर्ड है हमारे पास में पेडालॉजी। पेडोलॉजी क्या है? पेडोलॉजी। इस वर्ड का साथियों क्या अर्थ होता है? पेडोलॉजी का अर्थ होता है सोइल। सोइल का मतलब हुआ कि मिट्टी का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? मिट्टी का अध्ययन। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो साथियों, मिट्टी के अध्ययन को कहेंगे पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? मिट्टी के अध्ययन को कहते हैं पेडोलॉजी। और हमारा जो क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कहेंगे पोमोलॉजी। क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना में जवाब देना। हमारे पास में पहला वर्ड था स्पर्मोलॉजी, सीड्स यानी कि बीजों का अध्ययन करना। दूसरा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, पौधों की अध्ययन करना रिंग्स को देकर के। ठीक है। पेडोलॉजी का अर्थ हुआ कि सोइल यानी कि मिट्टी का अध्ययन करना। और तीसरा जो वर्ड हमारे पास में पोमोलॉजी, यानी कि पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करते हैं? फ्रूट्स का हम लोग अध्ययन करते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन पाचक तंत्र का हिस्सा नहीं है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। चलिए, क्या क्या है? लीवर, क्या होता है कि नहीं होता है? दूसरा है हार्ट, यानी कि हृदय, मुख, और अमाशय। इसमें से ऐसा कौन सा पार्ट्स है जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, यानी कि पाचक तंत्र होता है, उसका हिस्सा नहीं है? तो सबको पता है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही जवाब है, यानी कि हार्ट इसका हिस्सा नहीं होता है। क्या होता है? हार्ट इसका हिस्सा नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिए इमेज के अंदर, देखिए माउथ हो गया, ये इसोफेगस हो गया, यानी कि ग्रास नली हो गई हमारी, फिर हमारा स्टमक उधर हो गया, इधर ये लीवर है,
यहाँ पर गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय हो गया, फिर ये हमारा हो गया पैंक्रियाज, फिर छोटी आंत, बड़ी आंत, रेक्टम एंड एनस हो गया। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये हमारे बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हिस्सा लेने वाले अंग हो गए। ठीक है, इतनी पॉइंट्स तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले इसके अंदर आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, इसलिए इसके अंदर आप लोगों को डायग्राम के थ्रू बेहतर तरीके से समझा देते हैं। माउथ के अंदर क्या होता है? सिलावरी ग्लैंड होती है, यानी कि लार ग्रंथियां होती है। माउथ के अंदर कितनी प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं? तो एक होती है लाइसोजाइम। अब लाइसोजाइम का क्या काम है? रोगाणु, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं हम जो फूड खाते हैं उसको रोगाणु रहित करने का काम कौन करता है? तो लाइसोजाइम करता है। क्या करता है? हमारी लार के अंदर क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम होता है। क्या होता है? हमारी लार के अंदर लाइसोजाइम एंजाइम होता है। उसका जो काम है वो है रोगाणुओं को नष्ट करने का काम है, रोगाणु रहित करना फूड का काम। किसका काम है? लाइसोजाइम। दूसरा एक एंजाइम होता है जिसका क्या नाम है? टाइलिन। क्या नाम आता है? टाइलिन। अब इस टाइलिन का क्या काम है? इस टाइलिन का साथियों जो काम है वो है स्टार्च का पाचन करना। किसका काम करना? स्टार्च का पाचन करना इसका काम है। यानी कि हमारा जो फूड है स्टार्च का पाचन करना। ये स्टार्च क्या होता है? जो भी हम लोग फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट जो भी धान हम लोग खाते हैं उसके अंदर सबके अंदर स्टार्च होती है। जैसे चावल हो गया, गेहूं हो गया, अब उसके अंदर स्टार्च होती है। वहां पर ये लोग क्या करते हैं? माल्टोज को क्या करते हैं? ग्लूकोज, ये स्टार्च है इसको क्या करते हैं? माल्टेज, माल्टेज या फिर ग्लूकोज के अंदर तोड़ने का काम करता है। क्या करता है? माल्टेज या फिर ग्लूकोज के अंदर तोड़ने का जो काम है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो टाइलिन के द्वारा किया जाता है। पॉइंट क्लियर हुआ? फिर हमारे मुख के अंदर क्या हो गया? यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट हो चुका है? हमारे मुख से स्टार्ट हो चुका है। फिर ग्रास नली के अंदर किसी भी प्रकार का क्या है? कोई भी पाचन नहीं होता है। हमारी ग्रास नली के अंदर किसी भी प्रकार का कोई पाचन नहीं होता है। फिर आइए देखिए, फिर हमारा उधर आ गया, यानी कि जैसे ही फूड हम लोग ने मुख से लिया वो सीधा कहां पे आ जाएगा? अब वो सीधा आएगा आपके अमाशय के अंदर। कहां पे आ जाएगा? हमारा वो फूड अमाशय के अंदर आ जाएगा। कहां पे आएगा? अमाशय के अंदर। इस अमाशय को भी साथियों तीन भागों के अंदर बांटा गया है। कितने भागों के अंदर? तीन भागों के अंदर बांटा गया है। सबसे ऊपर वाला भाग इसको बोलते हैं कार्डियक। सबसे ऊपर वाला भाग को क्या कहते हैं हम लोग? कार्डियक कहते हैं। ठीक है, उससे नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं? फुंडिक। क्या कहते हैं? इस नीचे वाले जो भाग है उसको बोलते हैं हम लोग फुंडिक। और जो तीसरा वाला जो भाग होता है साथियों इसको हम लोग कहते हैं पायरोलिक। क्या कहते हैं साथियों? इस वाले भाग को कहते हैं पायरोलिक। क्या चीजें समझ में आई कि नहीं आई? हाँ या नाम जवाब दीजिए। चीज समझ में आई? इस वाले भाग को कहते हैं पायरोलिक। अब जो आपका जो ये कार्डियक वाला भाग होता है इसके अंदर होता है HCl। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? जैसे ही आप लोगों ने फूड लिया वो कहां से? इस ग्रासनली से जैसे ही अमाशय के अंदर आएगा, जो जितने भी जीवाणु हैं उसको नष्ट करने का काम कौन करेगा? ये बैक्टीरिया करेगा। पहले जितने भी मुख के अंदर जो रोगाणु रहित करने का काम करेगा लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के बाद में वो क्या करेगा? फिर यहाँ स्टमक के अंदर आएगा, स्टमक के अंदर HCl बैठा है। इसके अलावा भी फूड को गलाने का काम और फूड को रोगाणु रहित करने का काम भी कौन करेगा? ये HCl करता है। HCl के चारों ओर एक लेयर होती है। क्या होती है? एक लेयर बनी होती है। और वो लेयर किसकी होती है? एक झिल्ली बनी होती है। इस झिल्ली का क्या नाम है? इसको बोलते हैं म्यूकस। क्या नाम है इस झिल्ली का? म्यूकस झिल्ली होती है। क्या झिल्ली का नाम है? म्यूकस है। अब ये म्यूकस किसकी बनी हुई होती है? ये सार की बनी हुई होती है। किसकी बनी हुई है? बेस यानी कि सार की बनी हुई होती है। जब भी अम्ल और सार मिलते हैं तो क्या बन जाता है? उदासीन बन जाता है। इसलिए ये HCl हमारी जो बॉडी के अंदर अमाशय के अंदर यानी कि हमारे स्टमक के अंदर वो किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं करता।
क्या करता है? किसी भी प्रकार का कोई डैमेज नहीं करता हमारी HCl। ये HCl इतना खतरनाक होता है, अगर हमारी बॉडी के ऊपर एक बूँद भी अगर गिर जाती है, तो उस जगह को जला देता है, उसके अंदर छेद भी कर सकता है, इतना खतरनाक होता है HCl। तो ये हमारे पेट के अंदर कैसे रहता है? क्योंकि ये म्यूकस की झिल्ली होती है, ठीक है? फिर फूड आएगा फुंडी के अंदर, यहाँ पर फूड क्या होता है? स्टोर होता है। 3 से 4 घंटे तक यहाँ पर स्टोर रहता है, उसके बाद पाइरूलिक के अंदर चला जाएगा। क्या होता है? पाइरूलिक के अंदर चला जाता है। अमाशय के अंदर तीसरा वाला भाग कौन-सा है? पाइरूलिक है। अब इसके अंदर क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है? गैस्ट्रिक जूस। ये जो साथियों गैस्ट्रिक जूस है, इसके अंदर क्या होता है? जठर रस। क्या होता है? इसके अंदर होता है जठर रस। जठर रस के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है साथियों रेनिन। क्या होता है? एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। एक का नाम है रेनिन और दूसरे का नाम है साथियों पेप्सिन। अब रेनिन का क्या काम है? ये क्या करता है? दूध को किस में बदलता है? दही के अंदर। दूध को दही में बदलने का काम कौन-सा एंजाइम करता है? तो वो करता है रेनिन। कौन करता है साथियों? रेनिन का क्या काम है? दूध को दही में बदलने का। जब भी देखो छोटे-छोटे जो बच्चे होते हैं, वो दूध पीते हैं, तो वो जब उल्टी करते हैं, तो वो दही के रूप में वो बाहर निकालते हैं दूध को। तो मतलब क्या है? उसके अंदर रेनिन होता है और रेनिन क्या करता है? दूध को किस में बदल देता है? दही के अंदर बदल देता है। दूसरा जठर रस होता है पेप्सिन। कौन-सा होता है? पेप्सिन। अब पेप्सिन का क्या कार्य है? बताइए? ये जो पेप्सिन होता है साथियों, ये पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। किसका? प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन के अंदर। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन के अंदर बदलता है। हाँ या नाम जवाब दो। चीज़ें क्या पढ़ी हम लोगों ने? मुख के अंदर जब भोजन लिया हमने, उसके अंदर लाइसोजाइम मिला, लार मिली। लार के अंदर क्या-क्या है? एक तो लाइसोजाइम है, दूसरा हमारे पास में है टाइलिन। लाइसोजाइम का काम है रोगाणु रहित करना फूड को, क्या करना? बैक्टीरिया से मुक्त करना। और दूसरा टाइलिन का काम है स्टार्च के रूप में माल्टोज माल्टोज या फिर ग्लूकोज के अंदर उस फूड को तोड़ने का काम करता है। फिर ये इसोफेगस यानी कि ग्रास नली से फूड आएगा अमाशय के अंदर। अमाशय के 3 भाग, एक है कार्डियक, दूसरे का नाम है फुंडिक, तीसरे का नाम है पाइरोलिक। क्या है? तीसरे का नाम क्या है? पाइरोलिक। अब पाइरोलिक का क्या काम है? कार्डियक के अंदर, ये कार्डियक यानी हार्ट के पास में, इसलिए इसका नाम कार्डियक है। इस कार्डियक वाले भाग के अंदर होता है HCl। ये फूड को रोगाणु रहित भी करता है और गलाने का काम भी करता है। फूड काफ़ी देर तक कहाँ पे पड़ा रहता है? स्टोर कहाँ पे रहता है? पेट के अंदर, इस फुंडिक भाग के अंदर रहता है। ठीक है? तीसरे नंबर पर आता है हमारा पाइरोलिक। पाइरोलिक के अंदर होता है जठर रस। क्या होता है? जठर रस होता है और इस जठर रस के अंदर होती है रेनिन और पेप्सिन, 2 एंजाइम होते हैं। रेनिन एंजाइम दूध को दही में बदलने का काम करता है और पेप्सिन है वो प्रोटीन को किस में बदलता है? पेप्टोन में बदलने का जो कार्य करता है। चीज़ क्लियर हुई कि नहीं हुई? हाँ या ना? हो गई? चलिए, अब मैं इसको मिटाता हूँ, एक बार आप प्लीज़ चीज़ों को नोटिस कर लीजिएगा। इसके बारे में, इसके आगे हम लोग बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ठीक है? अब देखिए, चलिए, हमने अमाशयों को समझ लिया। किसको समझ लिया साथियों? हमने अमाशयों को बेहतर तरीके से समझ लिया। अमाशय के बारे में आप लोगों को समझ में आ गई, स्टमक के बारे में चीज़ें क्लियर हुई। अब जैसे ही स्टमक से फूड किस में आ रहा है? ये छोटी वाली नली के अंदर आ, कहाँ पे आ रहा है? छोटी आंत के अंदर आ रहा है। कहाँ पे आ रहा है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आ रहा है, इनकी छोटी आंत के अंदर। कहाँ पे आएगा? छोटी आंत के अंदर। अब जैसे ही ये छोटी आंत के अंदर आता है फूड, अब छोटी आंत के अंदर आएगा, तो यहाँ पे क्या है? ये है हमारा लिवर, जिसको यकृत। क्या है? ये है यकृत। अब लिवर के अंदर क्या काम है? लिवर बनाता है बाइल जूस। क्या बनाता है? बाइल जूस, जिसको हम लोग पित्त रस कहते हैं। तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो साथियों पित्त रस का निर्माण करता है हमारा लिवर, ठीक है? और ये पित्त रस का स्टोरेज कहाँ पे होता है? ये रहा गैल ब्लैडर, यानी कि हमारा जो पित्त रस का जो स्टोर है, वो होता है पित्ताशय के अंदर। कहाँ पे होता है? पित्ताशय के अंदर क्या होता है? पित्त रस का स्टोर होता है। अब वो क्या करता है? ये पित्त रस किसके अंदर आता है? इस वाले फूड के अंदर। जो फूड हम लोग लेते हैं, जैसे ही दोनों एंजाइम मिल गए, लाइसोजाइम और टाइलिन, तो इसको बोलते हैं बोल्ड। क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं। उस फूड को हम लोग क्या कहते हैं? बोल्स कहते हैं।
ये क्या कहलाता है फूड, ये बोल्स कहलाता है। अब जैसे ही ये अमाशय से छोटी आंत के अंदर जैसे फूड आता है, यानी कि जो भोजन हमारे छोटी आंत के अंदर आता है, उस वाले भोजन को कहते हैं काइम। क्या कहते हैं इसको? इस वाले फूड को हम लोग साथियों कहते हैं काइम। क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसको कहते हैं बोल्स, अब इसको कहते हैं हम लोग काइम। ठीक है? आगे देखिए छोटी आंत के अंदर आने के बाद फूड, अब यहाँ पे छोटी आंत के भी 3 हिस्से हैं। क्या है? छोटी आंत के भी 3 हिस्से हैं। यानी कि पहले वाला जो हिस्सा होगा, ये ध्यान देना इधर। जैसे कि ये छोटी वाली आंत है, अब इसके अंदर भी 3 हिस्से हैं। ये 3 हिस्से हो गए। ये छोटी आंत है। इस छोटी आंत के 3 हिस्से कर दो। कर दिया? इसको बोलते हैं डेंडुनम। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं डेंडुनम। दूसरे वाले का नाम है जेंजुनम। डेंडुनम, जेंजुनम, और तीसरे वाले का जो नाम है वो क्या है? तीसरे वाले का जो नाम है वो है इरेप्सिन। क्या नाम आता है तीसरे वाला का? तो साथियों तीसरे वाला का नाम है इलियम। क्या नाम आता है? इलियम। तीसरे वाले हिस्से का क्या नाम आता है? इलियम आता है। अब डेंडुनम का क्या काम है? डेंडुनम के अंदर एक रस होता है, यानी कि एक एंजाइम पाया जाता है। उसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। क्या नाम आता है? कोले कोलेसिस्टोकाइनिन होता है इस एंजाइम का नाम। अब ये कोलेसिस्टोकाइन जो एंजाइम होता है, जैसे ही फूड इस पायरोलिक से सीधा छोटी आंत के अंदर आता है, तो ये कोलेसिस्टोकाइनिन है। ये किसको कहता है? इस यकृत को, पित्ताशय को कहता है जल्दी से जल्दी भेज किसको? पित्तरस को भेज, बाइल जूस को भेज। इनकी जो फूड है वो किसके अंदर होता है? एचसीएल, यानी कि उसके अंदर एचसीएल मिला हुआ होता है। उसको उदासीन करने के लिए यहाँ से जो पित्तरस आता है उसको क्या कर देता है? उदासीन कर देता है। क्या करता है यहाँ पे आकर के? ये उदासीन करने का काम करता है। ठीक है? पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोलेसिस्टोकाइन कहाँ पे होता है? छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देना, ये जो पीछे वाला जो हिस्से के अंदर दिखाई दे रहा है, एक नाशपाती के आकार की एक संरचना होती है, इसको कहते हैं हम लोग पैंक्रियाज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पैंक्रियाज, यानी कि अग्नाशय ग्रंथि। अब अग्नाशय ग्रंथि के अंदर क्या चीजें हैं? ध्यान देना। ये रही हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि के अंदर 3 प्रकार की क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं। उसको कहते हैं एल, ए एंड टी। एल का मतलब होता है लाइपेज, दूसरे का नाम है एमाइलेज, तीसरे का नाम है ट्रिप्सिन। तीसरे का क्या नाम है? ट्रिप्सिन होता है। लाइपेज का साथियों क्या काम होता है बताइए? लाइपेज क्या काम करता है आप मेरे को बताइए? साथियों जो लाइपेज होता है इसका काम है फैट को पचाने का, लिपिड को। लिपिड्स को पचाने का काम कौन करेगा? यानी कि वसा को पचाने का काम कौन करता है? वो लाइपेज करता है। कौन करता है? लाइपेज का काम है वसा को पचाना, वसा के टुकड़े करना का। क्या करना है? वसा के टुकड़े कौन करता है? लाइपेज करता है। एमाइलेज, इसका क्या काम है बताइए? एमाइलेज का क्या काम है? ये क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। किसको पचाता है? स्टार्च को पचाने का काम कौन करता है? स्टार्च को पचाने का काम करता है एमाइलेज। कौन करता है? स्टार्च को पचाने का काम करता है एमाइलेज। और तीसरे नंबर पे है आपका ट्रिप्सिन। ये पेप्टोन को पेप्टाइन के अंदर बदलता है। किसके अंदर? ये पेप्टोन को पेप्टाइन के अंदर बदलने का काम कौन करता है?
तो ये करता है आपका ट्रिप्सिन। पॉइंट की देखो, लाइपेज का काम है लिपिड्स इनकी वसा को पचाने का, एमाइलेज का काम है स्टार्च को पचाने का, और ट्रिप्सिन का काम है पेप्टोन यानी कि पेप्टोन को पेप्टाइन के अंदर बदलना है। इनकी प्रोटीन का किसके अंदर, पेप्टाइन के अंदर बदलने का काम कौन करता है, ये ट्रिप्सिन एंजाइम करता है। तीनों चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? अग्नाशय के बारे में आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना में जवाब दो। आई होप आप लोगों को चीजें समझ में। एलएटी का मतलब लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लिपिड्स को बचाने का काम लाइपेज का काम, एमाइलेज स्टार्च को बचाने का काम, और ट्रिप्सिन है पेप्टोन को पेप्टाइन के अंदर बदलने का काम। हमारे अमाशय के अंदर देखिए, जब ये पायरोलिक के पास में था तो प्रोटीन का पहली बार पाचन कहां पे हुआ? अमाशय के अंदर हुआ। वो कहां पे प्रोटीन किस में बदल गया? पेप्टोन के अंदर बन गया। किसकी वजह से? किसकी वजह से? पेप्सिन एंजाइम की वजह से। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हमने क्या पढ़ा पहले? देखिए ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या पढ़ा कि अमाशय के 3 भाग होते हैं। जो हमारा जो अमाशय का पायरोलिक वाला भाग है, यानी थर्ड वाला ये वाला हिस्सा है, पायरोलिक वाला हिस्सा, इसके अंदर होता है जठर रस, गैस्ट्रिक जूस होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर रेनिन भी होता है, पेप्सिन भी होता है। अब पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन के अंदर बदलता है। ठीक है? अब फिर क्या होता है? छोटी आंत के अंदर जैसे ही ये पेप्टोन ही आया, तो यहाँ पर पेप्टाइन के अंदर बदलने का काम करता है ट्रिप्सिन। कौन करता है? ट्रिप्सिन करता है। आई होप आई लोग ये चीजें आप लोगों को क्लियर हुई। ठीक है? फिर ये फूड क्या, फिर इलियम के अंदर जब फूड जाता है, डेंडुनम, जेजुनम के बाद में जब ये फूड इलियम के अंदर जाता है, इलियम के पॉइंट समझ में आई? छोटी आंत के इस इंस्टेटाइन के अंदर इलियम वाले हिस्से के अंदर जब फूड जाता है तो उसका पूर्ण पाचन होता है। कहाँ पे? इलियम के अंदर जब फूड जाता है तो उसका पूर्ण पाचन होता है, और उसके बाद में फूड बड़ी आंत के अंदर फिर रेक्टम के अंदर इकट्ठा हो जाता है, फिर एनएस के रूप में बाहर निकल जाता है। इतने पॉइंट्स आप लोगों को इस क्वेश्चन के बारे में आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको देखिए। चूज द इनकरेक्ट पेयरिंग, यानी कि गलत युग्म को छांटना है। मुख गुहा यानी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, क्या सही है या गलत है? छोटी आंत वसा का पाचन करती है। अग्नाशय वसा का पाचन करता है। यकृत प्रोटीन का पाचन करता है। इसमें से सही क्या होगा? गलत कौन सा है ये बताना है आपको। इसमें से साथियों गलत कौन सा होगा ये आपको बताना है। हमने मुख गुहा के अंदर देखा था प्रोटीन का पाचन हो रहा था, यानी कि टाइलिन जो एंजाइम है वो क्या करता है? स्टार्च को ग्लूकोज या फिर माल्टोज के अंदर तोड़ने का काम कर रहा था। ठीक है, इसका तो सही है। छोटी आंत वसा का पाचन करता है, हमने अभी पढ़ा था। छोटी आंत के अंदर वसा का जो पाचन है वो कौन करता है? लाइपेज एंजाइम करता है। सही है। ठीक है। अग्नाशय वसा का पाचन करता है, बिल्कुल करता है। अग्नाशय के अंदर से कौन सा लाइपेज एंजाइम होता है वही तो स्रावित होता है, तभी तो इसका पाचन होता है, ये भी सही है। यकृत प्रोटीन का पाचन करता है, तो ये वाला क्या है? गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यकृत प्रोटीन का पाचन नहीं करता। यकृत क्या करता है? फूड को एक तो वसा यानी कि सार के अंदर बदलता है। जो पित्त रस होता है साथियों, ये जो पित्त रस है, बाइल जूस जिसे हम लोग कहते हैं, इसका काम है फूड को क्या करना? भोजन को उदासीन करने का काम करता है। लेकिन ये जो पित्त रस होता कैसा है? ये सारीय है। कैसा है? सारीय। हमने जो फूड जैसे अमाशय के अंदर जैसे ही फूड आया यानी कि भोजन आता है, उसके अंदर एचसीएल मिलने से वो अम्लीय हो जाता है। फिर ये पित्त रस मिलता है सारीय, तो फिर वो उदासीन हो जाता है। ठीक है? तो उदासीन करने का काम कौन करता है? पित्त रस करता है। और पित्त रस का काम क्या है? वसा को क्या करना है? पाचन करने का काम करता है। ये प्रोटीन का पाचन नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये चीजें तो आप लोगों को समझा दी। चलिए अगला क्वेश्चन। लार में निम्न में से कौन सा एंजाइम होता है? ट्रिप्सिन, पेप्सिन, टाइलिन या फिर लाइपेज? लार के अंदर कौन सा एंजाइम होता है ये आप लोगों को बताना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। हमने क्या पढ़ा था? अग्नाशय। अग्नाशय के अंदर 3 एंजाइम थे। एक का नाम था लाइपेज। क्या नाम आता है? लाइपेज। एक का नाम आता है आपका ट्रिप्सिन। एक का नाम था आपका एमाइलेज।
ये तीनों कहाँ पे थे? ये तीनों थे आपके अग्नाशय ग्रंथि के अंदर, ठीक है। इसमें से टाइलिन है, ये होता है लार के अंदर। कौन होता है? टाइलिन होता है लार के अंदर। लाइपेज का क्या काम हो गया? लाइपेज यानी कि वसा का पाचन। ट्रिप्सिन का काम क्या हो गया? प्रोटीन का पाचन। और एमाइलेज का हो गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट एनर्जी डू प्लांट्स यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? इनकी प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के दौरान पौधे किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधा किस ऊर्जा का उपयोग करते हैं? थर्मल एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा का, केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा का, या फिर सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा का, काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिक ऊर्जा का। इसमें से सही जवाब क्या होगा? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं, पौधे होते हैं, जड़ों से जल और खनिज लवण लेते हैं, और हरित लवक की उपस्थिति में ये तो हो गया सारा कच्चा माल। क्या हो गया? कच्चा माल हो गया। अब ये अपना जो फूड बनाएंगे, इसको भी एनर्जी चाहिए, हीट चाहिए, तो वो किसके रूप में लेते हैं ये लोग? तो ये लेते हैं सौर ऊर्जा के रूप में। सोलर एनर्जी इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका क्या है? सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एल्केन? है ना, निम्नलिखित में से कौन एल्केन को दर्शाता है? अब इधर ध्यान देना, इसके अंदर डबल बॉन्ड है। क्या है? डबल बॉन्ड है। इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। इसके अंदर सिंगल है। गिवन ऑप्शंस, चलिए पहला ऑप्शन क्या है? इसके अंदर साथियों डबल बॉन्ड है। क्या है? ये डबल बॉन्ड है। देखिए, एक कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4 संयोजकता होती है। यानी कि 4 बॉन्ड से घिरा हुआ, 4 हाइड्रोजन बंधों से घिरा हुआ होता है एक कार्बन, ठीक है। अब एक कार्बन दूसरे कार्बन से जब एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एल्केन। क्या कहते हैं उसे हम लोग? उसका नाम होता है एल्केन, ठीक है। दूसरा है, अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, क्या होता है? अगर कोई भी कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसका नाम होता है एल्कीन। क्या नाम आता है? एल्कीन। तीसरा होता है कोई भी कार्बन, है ना, कोई भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। किसे? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। थोड़े छोटे बना लेते हैं, चलिए इसको एक बार मिटाते हैं। अब ध्यान देना, अगर कोई भी कार्बन है, अगर वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन की संयोजकता 4 होती है, यानी कि 4 हाइड्रोजन बंध से मिलकर के बना होता है, ठीक है, चारों मिलके, उसको बोलते हैं हम लोग एल्केन। उसको क्या कहते हैं? एल्केन, ठीक है। अगर कोई कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, डबल बॉन्ड अगर उसके अंदर होता है, तो उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं साथियों एल्कीन। उसका नाम आएगा एल्कीन। तीसरा होता है किसी भी कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसको कहते हैं एल्काइन। उसको क्या कहते हैं साथियों? एल्काइन कहते हैं। साथियों एल्काइन का जो सूत्र है होता है CnH2n प्लस 2। CnH2n+2। फिर एल्किन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n। और एल्काइन का जो सूत्र होता है CnH2n-2 होता है। तीनों क्लियर हुए कि नहीं हुए? तो इसमें से जो भी सिंगल बॉन्ड वाला है वो होता है एल्केन, जो भी सिंगल बॉन्ड वाला होगा वो क्या होता है? एल्केन होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्या पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एल्केन किसे कहते हैं? जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है। एल्किन किसे कहते हैं? जो इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। किसके अंदर? जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्कीन, और जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है उसको कहते हैं एल्काइन। क्लियर हुआ क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन ले। इसके अंदर ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोल्यूबल इन फैट? यानी कि उनमें से वसा में कौन विलय नहीं होता है? यहाँ पर विटामिन दे रखा है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, या फिर विटामिन के।
अब ध्यान दीजिए, विटामिन को हम दो टाइप्स के पढ़ते हैं। विटामिन विटामिन को दो भागों के अंदर बांटते हैं। एक वो विटामिन होते हैं जो वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील, एक होते हैं जल के अंदर घुलनशील। वसा में घुलनशील और जल के अंदर घुलनशील। एक यानी कि WBC, हम इसको लिख सकते हैं WB&C, वाटर। W का मतलब, यहाँ पर मतलब क्या हुआ, W का मतलब हुआ वाटर, B का मतलब विटामिन बी एंड सी, ये तो होते हैं जल के अंदर घुलनशील। जल के अंदर घुलनशील मतलब WBC पढ़ते हैं हम ब्लड के अंदर, तो WBC का मतलब वाटर, विटामिन बी एंड विटामिन सी किसके अंदर होते हैं, जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील कौन से होते हैं, ए, डी, ई और के। विटामिन विटामिन ए, डी और के कौन से होते हैं, ये वसा के अंदर घुलनशील होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो गया, वसा के अंदर घुलनशील नहीं होना चाहिए। विटामिन बी वसा के अंदर घुलनशील नहीं होता है। कौन सा वाला, विटामिन बी वसा के अंदर घुलनशील नहीं होता है। सवाल समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट थ्रू ए सर्किट आर डबल्ड देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा को दोगुनी हो जाती है, तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ेगा, शून्य रहेगा, समान रहता है या फिर घटता है। इसमें से सही क्या होगा ये आपको बताना है। इनका कहना है, अगर किसी भी परिपथ के अंदर विभवांतर और धारा को अगर दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो हमें पता है सर कि V बराबर होता है IR। क्या होता है, IR। हमें क्या पूछा है, प्रतिरोध पूछा, प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो R तो बराबर होता है V अपॉन I। V अपॉन I होता है। हमारे यहां पर क्या है, V बराबर हो गया विभवांतर, ठीक है, I का मतलब हो गई धारा, और R का मतलब हुआ प्रतिरोध। R का मतलब क्या हो गया, प्रतिरोध होता है। ठीक है, अगर मैं V को भी क्या कर देता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, डबल, और I को भी कर देता हूं डबल, V को भी कर देता हूं डबल और I को भी कर देता हूं डबल, तो दो से दो साथियों कैंसल आउट हो जाता है। क्या होता है, दो से दो कैंसल आउट होगा, तो फिर R बराबर भी क्या रहेगा, V अपॉन आई। क्या रहेगा, V अपॉन आई रहेगा, R बराबर प्रतीक क्या लग जाएगा, इसका मात्रक लग जाएगा ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसके प्रतिरोध के अंदर कोई भी प्रकार का आपको फर्क नजर आया कि नहीं आया, नहीं आया ना, दो से दो कैंसिल आउट हुए हैं। ठीक है, यानी कि समान रहता है, यानी कि जो प्रतिरोध है उसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि वो समान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यानी कि इसका क्वेश्चन का मतलब क्या था, ये वापस से समझते हैं। V बराबर होता है IR। ओके, हमें क्या दे रखा था, हमें ज्ञात करना है R। चलिए R ज्ञात करना है, V अपॉन I लिख लेते हैं। V अपॉन I, हमारे पास में V का मतलब हो गया विभवांतर, विभवांतर, V का मतलब विभवांतर, I का मतलब हो गई धारा, और R का मतलब हुआ प्रतिरोध। क्या मतलब हो गया, प्रतिरोध हो गया। अब साथियों क्या था, उन्होंने कहा कि V को भी डबल करना है, R बराबर 2V अपॉन, और धारा को भी करना है डबल, तो क्या होगा, तो ये 2 से 200 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये सेम चीज ये बच जाएगी, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, मतलब प्रतिरोध के अंदर किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आया। ठीक है, ये तो क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आता है, लेकिन एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है, उसको समझते हैं ना।
प्रतिरोधों की निर्भरता, प्रतिरोध की प्रतिरोधों की जो निर्भरता है वो किन-किन बातों पर होती है उसको ध्यान में देना। सबसे पहली होती है प्रतिरोधों की जो निर्भरता चालक के प्रकृति पर। प्रतिरोध की जो निर्भरता होती है चालक के प्रकृति पर निर्भर करती है। यानी कि अगर आपका जो चालक है, आपके पास में जो तार है, इनकी सिल्वर का है या फिर चांदी का है, तांबे का है या फिर एल्यूमीनियम का है ना? तो उसके ऊपर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट होता है इसके अंदर तापमान पर। अगर आप लोग तापमान बढ़ाओगे, तो आपका आर है वो भी बढ़ता है। अगर आप तापमान बढ़ाओगे, तो आपका आर भी क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तीसरा रूल है, तीसरा किसके पर निर्भर करता है? चालक की प्रकृति पर, तापमान पर, चालक की लंबाई पर। क्या होता है? चालक की लंबाई पर, यानी कि आर समानुपाती होता है एल के। आर किसके समानुपाती होता है? एल के। यानी कि जितनी आप लंबाई बढ़ाओगे, प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। तार की जितनी लंबाई बढ़ाओगे, तो प्रतिरोध उतना ही बढ़ेगा। तार की लेंथ जितनी छोटी रखोगे, तो प्रतिरोध की जो क्षमता है, वो उतनी ही कम होगी। और पदार्थ चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल यानी कि तार की जितनी मोटाई छोटी लोगे या फिर बड़ी लोगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कि जो आर है आपका, आपका जो साथियों आर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है आपके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के। समझ में आई कि नहीं आई? यानी कि जितना मोटा आप तार लोगे, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर किसी रास्ते के अंदर आप लोग चल रहे हो, रास्ता जितना चौड़ा होगा आप आसानी से चल पाओगे या नहीं चल पाओगे? यानी कि अगर रास्ता संकरा होगा, छोटा होगा, पतला होगा, तो आपको दिक्कत होगी ना चलने में। उसी प्रकार से अगर तार मोटा होगा, तो वहाँ पे प्रतिरोध क्या होगा? थोड़ा कम होगा। अगर रास्ता पतला होगा, तब प्रतिरोध भी क्या होता है? ज़्यादा होता है। पॉइंट क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखिए। स्तनधारी जानवरों में होता है, जितने भी मैमल्स वर्ल्ड के अंदर मैमल्स एनिमल्स हैव एक कक्षीय हृदय होता है, चार कक्षीय हृदय होता है या फिर दो कक्षीय हृदय या फिर तीन कक्षीय हृदय होता है। ये आप लोगों को बताना है। अब ध्यान देना, दो कक्षीय हार्ट किसके अंदर होता है? टू चैम्बर्स हार्ट किसके अंदर होता है? ये लोग आपको बताना है हमें। साथियों जो टू चैम्बर वाला हार्ट है, वो होता है मछलियों के अंदर। किसके अंदर होता है? मछली के अंदर। इसके अंदर एक होता है आलिंद और एक होता है निलय। एक ही होता है निलय। एक आलिंद और एक निलय होता है। अब पॉइंट को समझना। एक आलिंद के अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है शुद्ध रक्त। इनके आलिंद के अंदर क्या होता है? शुद्ध रक्त। और निलय के अंदर अशुद्ध रक्त। एक आलिंद और एक निलय होता है। मछलियों के अंदर दो कक्षीय हार्ट होता है, टू चैम्बर वाला हार्ट होता है। एक आलिंद होता है, उसके अंदर एक निलय होता है। आलिंद के अंदर शुद्ध रक्त होता है और निलय के अंदर अशुद्ध रक्त होता है। अगला तीसरा है तीन कक्षीय हृदय के अंदर, यानी कि थ्री चैम्बर वाला जो हार्ट होता है, वो किसके अंदर होता है? तो थ्री चैम्बर वाला जो हार्ट होता है साथियों, वो होता है उभयचर। उभयचर के अंदर, यानी कि एम्फीबिया वर्ग के अंदर। एम्फीबिया वर्ग होता है, उसके अंदर होता है। और सरीसृप के अंदर, सरीसृप यानी कि रेप्टेलिया वर्ग।
रेप्टेलिया वर्ग के अंदर जितने भी सांप वगैरह आ गए, सांप आ गए, लेकिन रेप्टेलिया वर्ग के अंदर मगरमच्छ भी आता है। मगरमच्छ के अंदर वो होता है कौन सा, फोर चैम्बरल हार्ट होता है, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। और मनुष्य के अंदर यानी कि मैमल जितने भी स्तनधारी है उसके अंदर कैसा होता है, 4 चैम्बर वाला होता है। मैमल्स के अंदर 4 चैम्बर वाला किस किस के अंदर, इसके अंदर मानव भी आ गया, इसके अंदर पक्षी एवीज वर्ग भी आ गया, ध्यान रखना। ये है पीसीज वर्ग। कैसा है, ये है पीसीज वर्ग, ध्यान रखना। क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, अगला क्वेश्चन लेके। विटामिन बी 2 है यहाँ पे, है ना, विटामिन विटामिन बी 2 को के रूप में जाना जाता है। विटामिन बी 2 का जो नाम है वो आपको बताना है साथियों, थाइमिन, राइबोफ्लेविन, कोबालमिन या पायरिडॉक्सिन। इसमें से विटामिन बी 2 का नाम क्या होगा। अब सामने ध्यान देना, थाइमिन होता है विटामिन बी 1, कौन सा होता है, विटामिन बी 1 का नाम क्या है, थाइमिन। राइबोफ्लेविन होता है विटामिन बी 2, क्या होता है, राइबोफ्लेविन विटामिन बी 2 होता है। कोबालमिन ये जो होता है साथियों विटामिन बी 12 होता है, बी 12 होता है कोबालमिन, इसको साइनो कोबालमिन के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्या, साइनो कोबालमिन के नाम से भी जानते हैं। और जो पायरिडॉक्सिन होता है, कौन सा वाला, पायरिडॉक्सिन होता है विटामिन बी 6, कौन सा होता है, ये होता है विटामिन बी 6। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इस क्वेश्चन का। तो इसका जो सही आंसर हो वो राइबोफ्लेविन। अगला क्वेश्चन देखिए। अब आप सामने ध्यान देना, विटामिन बी 1 कौन सा था, थाइमिन, बी 2 राइबोफ्लेविन, कौन सा था, राइबोफ्लेविन। विटामिन बी 3, बी 3 को कहते हैं नियासिन, क्या होता है, विटामिन बी 3 होता है नियासिन। बी 5 होता है पेंटाथीनिक, पेंटाथीनिक अम्ल भी कहता है इसको, पेंटाथीनिक। विटामिन बी 6 होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी 7 का नाम है बायोटीन। अगर बायोटीन की कमी होती है तो बाल झड़ते हैं, बाल झड़ना किसके अंदर आएगा, तो आएगा विटामिन बी 7 के अंदर। और विटामिन बी 9 होता है, इसको बोलते हैं फोलिक अम्ल। फोलिक अम्ल किसके अंदर आता है, विटामिन बी 9 के अंदर। और लास्ट है आपका बी 12 कोबालमिन। कोबालमिन, साइनो कोबालमिन। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, विटामिन की अधिक सेवन से स्थिति को क्या कहा जाता है। विटामिन की द कंडीशन ऑफ एक्सिस इनटेक ऑफ विटामिन इज कॉल्ड, विटामिन के अधिक सेवन की स्थिति को क्या कहा जाएगा। तो इसके अंदर वर्ड ध्यान देना, कभी भी हम लोग पढ़ते हैं एक वर्ड होता है हाइपर, हाइपर का अर्थ होता है अधिक, क्या होता है, हाइपर वर्ड का होता है अधिक। एक वर्ड होता है हाइपो, इसका मतलब होता है किसी चीज को कम करना। किसी वर्ड के अगर अगर अ लगता है, इसका मतलब होता है वो एक ऑपोजिट वर्ड हो गया, कैसा हो जाएगा, ऑपोजिट वर्ड हो चुका है। तो यहाँ पर ध्यान दें, विटामिन के अधिक सेवन की स्थिति को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा, हाइपर विटामिनोसिस। क्या कहेंगे, हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर होता है हाइपोविटामिन, हाइपोविटामिनोसिस क्या कहेंगे, अगर किसी व्यक्ति के अंदर एक विटामिन या फिर एक से अधिक विटामिन की अगर कोई कमी होती है तो उसको कहते हैं हाइपोविटामिन, ठीक है। और तीसरा है अविटामिनोसिस, अविटामिनोसिस का मतलब क्या हुआ, व्यक्ति के अंदर बहुत सारे विटामिन की क्या है, बहुत कमी ही है,
उसके पास में विटामिन के वो कुपोषण से पूर्ण रूप से एक शिकार होता है, उसको बोलते हैं अविटामिनोसिस। क्या कहेंगे? अविटामिनोसिस। अब देखिए आगे क्या पॉइंट है इसका अंदर। अविटामिनोसिस टोटल डिफिशियंसी यानी कि टोटली क्या है, कमी है और वन और मोर विटामिन की। माना कि उसके अंदर एक विटामिन विटामिन ए नहीं है, अंधा है, यानी कि उसको रतौंधी वगैरह रोग हो चुका है, तो वो इसके अंदर टोटली अगर कम है तो फिर वो डिफिशियंसी, टोटल डिफिशियंसी वन और मोर विटामिन। हाइपोविटामिन का अर्थ, हाइपोविटामिनोसिस का मतलब डिफिशियंसी ऑफ वन और मोर विटामिन की। ये पहली बार क्वेश्चन है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हाइपर विटामिनोसिस का मतलब होता है एक्सिस अमाउंट ऑफ इनटेक ऑफ वन और मोर विटामिन, यानी कि अगर कोई विटामिन अगर ज्यादा ले लेते हैं तो उस स्थिति को कहते हैं हाइपर विटामिनोसिस। अगली अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। नियासिन की कमी के सभी लक्षण हैं सिवाय इसमें से ऐसा कौन सा लक्षण है जो नियासिन का लक्षण नहीं है? अगर विटामिन नियासिन कौन सा विटामिन है तो नियासिन आता है बी3। बी3 को क्या कहते हैं साथियों? नियासिन कहते हैं। तो नियासिन की कमी से 3 रोग होते हैं। कौन से? उसको बोलते हैं 3D रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? 3D रोग। वो 3D रोग कौन से हैं? एक होता है डर्मेट डायरिया। क्या कहता है इसको? डायरिया, यानी कि अगर आपको लूज मोशन होता है बार बार तो इसका मतलब है कि आपको विटामिन बी3 की कमी है। ठीक है। दूसरे का नाम है डिप्रेशन, यानी कि आपको डिप्रेशन है, तनाव रहता है, तो फिर कौन सा रोग है? तो बी3 की आपको कमी है। और डर्मेटिटिस का मतलब हुआ डर्मेटाइटिस, इसका अर्थ हुआ यानी कि चर्म रोग। आपको स्किन के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो मतलब है आपको बी3 की कमी है। समझ में आई कि नहीं आई? तो ये 3D रोग तो आपको समझ में आ गया। इसमें से कौन सा वाला सही नहीं है इसके अंदर? तो ये नियासिन का नहीं है। बालों का जो झड़ना है ये बायोटीन के अंदर आएगा, B7 का हिस्सा है ये। किसका है? B7 का हिस्सा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। Deficiency of which vitamin causes an increase in the fertility of red blood cells and weakness in muscles? किस विटामिन की कमी से लाल रक्त कोशिकाओं की नाजुकता और मांसपेशियों में कमजोरी में वृद्धि होती है? विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन सी की कमी से या फिर विटामिन ए की कमी से? अब ध्यान देना, विटामिन डी की कमी से जो रोग होगा उसको कहते हैं स्कर्वी। इसको सूखा रोग भी कहते हैं। ठीक है। विटामिन सी की कमी से भी स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी, स्कर्वी नहीं सॉरी, यहाँ पर रिकेट्स हो जाएगा। रिकेट्स या फिर सूखा रोग। विटामिन सी की कमी से होता है आपको स्कर्वी रोग और विटामिन ए की कमी से आपको होता है रतौंधी। कौन सा रोग होगा? रतौंधी रोग होता है। और विटामिन ई की कमी से जो आपको रोग होगा वो होगा समय से पहले आपका बुढ़ापा नजर आता है महिलाओं के अंदर, और इसको ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जानते हैं हम लोग। विटामिन ई को क्या कहते हैं? ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ई को कहते हैं। आप जब भी शैम्पू वगैरह खरीदते हो उसके अंदर भी लिखा होता है विटामिन ई कि आप सुंदर होंगे इससे, है ना? तो विटामिन ई को, और पुरुषों के अंदर विटामिन ई की अगर साथियों कमी होती है, अगर पुरुषों के अंदर विटामिन ई की कमी होती है तो क्या होती है? इनफर्टिलिटी, यानी कि वो नपुंसक होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में से कौन पौधे की वृद्धि से संबंधित है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विथ ग्रोथ ऑफ प्लांट? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो पौधे की वृद्धि से संबंधित नहीं है? वृद्धि के अंदर क्या नहीं करता है? सहायता नहीं करता है। ऐसा कौन सा इसमें से है? एक का नाम है था ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या फिर एब्सिसिक अम्ल। एब्सिसिक अम्ल। साथियों पौधे की वृद्धि के लिए जो सहायक है वो तीनों है। अगर पौधे की वृद्धि के लिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकिनिन, ये तीनों क्या है? पौधे की वृद्धि से संबंधित है। जिसे पौधे की वृद्धि के अंदर ये तीनों सहायक है, लेकिन
जो ऑब्सेसिक अम्ल है, ये पौधे की वृद्धि के लिए सहायक नहीं है, ये पौधे की वृद्धि को क्या करते हैं? रोकने का काम करते हैं। जो पौधे की वृद्धि है, उनको क्या करते हैं? ये रोकने का काम करते हैं। मान लीजिए आपने आम का पौधा लगाया, अब वो आम का पौधा क्या बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, उसको भी तो कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि भाई इतने से हाइट से ज़्यादा तुम मत बढ़ना, ठीक है ना? अब वहाँ पे फल लगना शुरू हुआ, आम का फल लगा, वो पक ही नहीं रहा है अब, क्या है? पक ही नहीं रहा, वो बड़ा होता ही जा रहा है। तो उसको रोकने का जो काम कौन करता है? ये एब्सेसिक अम्ल करता है, उसकी हाइट को भी मेंटेन रखने का काम कौन करता है? ये एब्सेसिक अम्ल करता है। क्या पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देखिए साथियों। 5 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणीबद्ध होकर 1.5 वोल्ट के सेल से श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की धारा का मान क्या होगा? द 3 रेजिस्टर्स of 5 ohms are connected in series order to the 1.5 volt cell, the value of the circuit current is, इनकी आपको धारा का मान बताना है, आई की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। अब ध्यान देना सामने, यहां पर मैं 3 प्रतिरोध बना देता हूं, ज्यादा बढ़ते नहीं बना सकते। चलिए यहां पर बैटरी लगा देते हैं, चलिए यहाँ पे जोड़ देते हैं। ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है और ये भी क्या है साथियों 5 ओम का है। यहाँ पर जो प्लस माइनस 1.5 वोल्ट की क्या लग रखी है, यहाँ पर बैटरी लग रखी है, ठीक है। 1.5 वोल्ट की यहाँ है बैटरी लग रखी है। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। हमें क्या पूछा है? आई को पूछा है, तो V अपॉन आर लगा दे, V अपॉन आर रख दे, ठीक है। तो हमारे पास में आर की वैल्यू है क्या? हमारे पास में आर की वैल्यू नहीं है, ये हमारे पास में R1 है, ये R2 है और ये R3 है। तो जब भी हम लोग श्रेणी क्रम के अंदर हम लोग जोड़ते हैं, किसी श्रेणी क्रम के अंदर प्रतिरोधों को जोड़ते हैं, तो उसका टोटल ऑफ R होता है, वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो टोटल R कितना हो जाएगा? टोटल 5, 5 और 5 तीनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 15 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 15 ओम। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 15 ओम इधर रख लीजिए। आई बराबर आई बराबर वी है 1.5 अपॉन टोटल प्रतिरोध हमारे पास में है 15। इस पॉइंट को हमने हटाया, इस पॉइंट को क्या किया? हमने हटाया और यहाँ पे लगा दिया 0। वो 1/10 आ गया। 1/10 क्या होता है? 1/10 होता है साथियों 0.1 एम्पियर। 0.1 एम्पियर। हमारी आई की जो वैल्यू आई कितनी आई? 0.1। क्या ऑप्शन के अंदर कहीं पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? तो ये रहा ऑप्शन नंबर सेकंड, 0। साथियों ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर है 0.1। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। 0.1 एम्पियर हमारा सही जवाब है। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? ये क्वेश्चन आप लोगों को पीछे वाला समझ में आया कि नहीं आया? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। श्रेणी क्रम के अंदर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए थे, हमें टोटल धारा की मान पूछा था, तो धारा कैसे निकालते हैं? V बराबर आई आर। धारा पूछी है तो V अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द वैल्यू ऑफ 40 डिग्री सेल्सियस इन द फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में क्या होगा, है ना? 40 डिग्री सेल्सियस का जो मान है वो फ़ारेनहाइट के अंदर क्या होगा? 104। चलिए तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमारे पास में फॉर्मूला होता है C/5 इक्विवेलेंट F-32/9। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट दे रखे तो आप सेल्सियस ज्ञात कर दीजिए, सेल्सियस दे रखा है तो आप फ़ारेनहाइट ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब मैंने कितना दे रखा सेल्सियस की वैल्यू, तो 40, तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस अपॉन 5 इक्विवेलेंट F-32/9। F-32/9। अब इससे इसको काट दीजिए साथियों। ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। कितनी बार कटेगा? 8 बार। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस के अंदर, कितना हो जाएगा? 72 इक्विवेलेंट
एफ माइनस 32, एफ माइनस 32। अब ये एफ इधर आ गया, अब 32 उधर भेज दीजिए, तो ये 72 प्लस का हो 32। तो हमारी जो एफ की जो वैल्यू आई है, इस एफ की जो वैल्यू है वो आई है 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ये चीज आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? डेंगू फीवर, डेंगू फीवर केसेज डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इन द बॉडी, यानी कि डेंगू बुखार के कारण शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? अगर आपको डेंगू हो रखा है तो किसकी कमी हो जाएगी? ऑप्शन है आपके सामने, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, शुगर या फिर वाटर। इसमें से किसकी कमी हो जाएगी ये आपको बताना है। तो साथियों ये डेंगू बीमारी होती किसकी वजह से है? तो ये होती है मादा एडिज मच्छर की वजह से। मादा एडिज मच्छर इसका वाहक है। इसका वाहक कौन है? मादा एडिज मच्छर। ये स्वच्छ जल के अंदर भी फैल सकता है। ठीक है, तो इसकी जो साथियों अगर किसी को डेंगू हो जाता है तो इसके अंदर प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। किसकी कमी हो जाती है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। Which of the following weather conditions in, indicate a sudden drop in barometer रीडिंग, यानी कि बैरोमीटर पठन में अचानक गिरावट हो जाने से निम्नलिखित में से कौन सी एक मौसम दशा इंगित होती है? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक अगर गिर जाता है तो कौन सी स्थिति बनती है? तूफानी मौसम की, प्रशांत मौसम की, या फिर शीत शुष्क मौसम की, या उष्ण एवं उज्जवल मौसम की। साथियों अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक अगर गिरता है तो तूफान आने की संभावनाएं रहती है। अगर वो धीरे धीरे गिरता है, यानी कि अगर धीमे धीमे गिरता है बैरोमीटर का पाठ्यांक, तो क्या होता है? धीरे धीरे, अगर धीरे धीरे अगर इसका पाठ्यांक गिरता है तो उस समय क्या होने की संभावना रहती है? वर्षा होने की संभावना रहती है। अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ता है, अगर बढ़ने का कार्य करता है, बढ़ता है, तो उस समय क्या रहता है? मौसम साफ रहने की स्थिति बनती है। मौसम कैसा रहेगा? साफ रहने की स्थिति कब बनेगी? अगर बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे बढ़ रहा है। तीनों पॉइंट क्लियर हुए। अगर अचानक गिरे तो तूफान आने की संभावना है, धीमे धीमे गिरे तो बारिश आने की संभावना रहती है, अगर धीमे धीमे बढ़ता है तो मौसम के साफ होने की स्थिति बनती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के वेग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ध्वनि के वेग पर किस चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है? तापमान का, माध्यम का, प्रेशर का, यानी ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता का। इसमें से कैसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर साउंड के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट इफेक्ट, किसकी वजह से इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसके ऊपर? चलिए अब ध्यान देना, अगर आप लोग तापमान बढ़ाते हैं तो जो साउंड है उसका भी वेग बढ़ जाता है। माध्यम के ऊपर बिल्कुल डिपेंड होता है, यानी कि अगर साउंड सॉलिड के अंदर है तो उसका वेग ज्यादा होगा, अगर वो लिक्विड के अंदर है उसका कम होगा, अगर वो गैस के अंदर है, गैस वाली कंडीशन के अंदर वायु है, तो वहां पर क्या होगा? साउंड थोड़ी धीमे गति में वेग करता है। सबसे सर्वाधिक वेग किसके अंदर होता है साउंड का? तो वो ठोस के अंदर होता है। ठीक है, प्रेशर, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जितनी ज्यादा होती है साउंड का जो वेग है उतना ही ज्यादा होता है। क्या होता है? ये साउंड का जो वेग होता है उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, दाब का इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर का किसी भी प्रकार का साउंड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन क्या है? द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम अर्थ टू द सन इज मेजर्ड इन, यानी कि पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है मापी जाती है। पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी हम किसमें मापते हैं वो आपको बताना है। प्रकाश वर्ष के रूप में, लाइट ईयर के रूप में मापते हैं, खगोलीय इकाई के रूप में यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में, केल्विन के रूप में, या फिर जूल के रूप में। इसमें से सही जवाब क्या होगा?
साथियों इसका जो सही जवाब है वो है प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर। यानी कि प्रकाश की चाल कितनी होती है? साथियों प्रकाश की चाल वो होती है 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। क्या होती है? प्रकाश की चाल होती है। अब 1 वर्ष के अंदर ये प्रकाश जितना चलेगा उसको हम लोग कहते हैं प्रकाश वर्ष। ये किसकी दूरी मापता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी मापने का यंत्र कौन सा है? प्रकाश वर्ष। अब होता है खगोलीय इकाई क्या है? क्या है? खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है? ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को कहते हैं। किसको? साथियों पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को हम किसके अंदर मानते हैं? खगोलीय इकाई के रूप में मानते हैं। किसके अंदर? और एक खगोलीय इकाई कितने किसके बराबर होती है? तो वो होती है 1.5 इंटू 10 टू की पावर 11 मीटर के बराबर होती है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पृथ्वी और सूर्य के मध्य की जो औसत दूरी है किसके अंदर मापी जाती है? तो खगोलीय इकाई के रूप में मापी जाती है। ठीक है। फिर आया केल्विन और जूल। तो इसमें से सही जवाब क्या हो गया हमारा? तो लाइट ईयर हो गया। समझ में आ गई? और सबसे बड़ा दूरी का जो मात्रक यानी कि मापन किसके अंदर करते हैं? पारसेक के अंदर करते हैं। अगर हम लोग 1 पारसेक लेते हैं यानी कि 1 पारसेक तो वो होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर। है ना? 1 पारसेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर यानी कि लाइट ईयर के बराबर होता है। 1 आर्क सेकंड के अंदर जितनी दूरी तय करते हैं उसको हम कहते हैं पारसेक। क्या कहते हैं? पारसेक किसे कहते हैं? 1 आर्क सेकंड के अंदर हम जितनी दूरी तय करते हैं उसको कहते हैं पारसेक। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। उसके बाद में आता है आपका लाइट ईयर और थर्ड नंबर पर आता है खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है तो अपने साथियों के साथ में शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथियों अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपिक वाइज क्लास लें तो आप टॉपिक वाइज आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं हमें। आप चाहे कि मिक्स के अंदर क्वेश्चन लेके आए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जूलॉजी है चाहे बॉटनी है तो हम लोग मिक्स के अंदर भी लेके आएंगे। चलिए थैंक यू।